थैंक यू सर। और आप सभी अभ्यर्थी जो अपने जीवन के लिए कुछ मकसद पाना चाहते हैं, तो मैं मकसद पर ही बात करता हूँ। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होती है, कटु होती हैं। कहीं भी जाने के लिए पहले गोल डिसाइड होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के साथ 10, 15, 20 मिनट जो भी बात करूँगा, तो मेरा मकसद क्लियर है कि आपने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लिया है। अब असली लड़ाई जो है आपके युद्ध के मैदान में मुख्य परीक्षा की है। विद्वानों ने कहा है कि अगर कुछ नहीं आता है तो साइलेंट रहिए, आपकी विद्वता छिपी रहेगी। लेकिन अगर नहीं आता है और अगर हमने कुछ कह दिया तो हमारी जितनी बेवकूफ़ी है वो निकल करके चली आएगी। तो सामने वालों को मौका मिल जाता है मेरे बारे में राय बनाने के लिए, या मेरे बारे में जो भी कुछ हो वह निर्णय बना सकता है। तो ये जो मुख्य परीक्षा होता है, आपने जो प्रीलिम्स परीक्षा जो क्वालिफाई कर लिया है, तो प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आपने तथ्यात्मक प्रश्न अर्थात उस परीक्षा के दिशा में चलने वाली जो आधारभूत जानकारियां हैं, जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं, उसको आपने समझ लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है। अब मुख्य परीक्षा के माध्यम से अब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपकी लेखन क्षमता है कि नहीं, जो कुछ आपने पढ़ा है उसको अभिव्यक्त करने आता है कि नहीं आता। और कमोबेश अगर मैं अपनी अनुभव की बात करूं, या जितने बच्चों को मैंने पढ़ाए हैं या हमने मार्गदर्शन देने का कोशिश किया है, असली खेल और असली लड़ाई युद्ध में मुख्य परीक्षा की है। 2-3 बातें मैं पहले ही आपको बता दूं। अपनी क्षमता का भी परख होनी चाहिए। अपनी क्षमता की परख करने से मेरा मतलब आपकी संभावनाओं को उत्तरोत्तर निकारने की है, आपके आत्मबल को बढ़ाने की है, आपके क्षितिज को आगे फैलाने की है। लेकिन फिर भी अपनी क्षमता को समझ लेना चाहिए। दिल्ली में एक विद्यार्थी मेरे साथ काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ था। उसने कहा कि सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ और मुझे बताया जाए कैसे तैयारी किया जाए। मैं 1-2 दिन थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश किया। 2-3 दिन के बाद जब वो मैं देखा कि नहीं लगातार वो मेरे साथ वो जुड़ा हुआ है और पीछा कर रहा है कि नहीं सर बताया जाए, तो मैंने कहा कि भाई तुम्हें ही यूपीएससी में क्यों सेलेक्ट कर लिया जाए, कम से कम 5 या 6 पेज मुझे लिख करके लाओ। ऐसी तुम्हें ऐसी चीज़ ही क्या है कि जो तुम्हें ही सेलेक्ट कर लिया जाए। आप विश्वास मानिए कि वह लड़का अगले 1 महीना तक दिखाई नहीं दिया। तो ये बात ये दिमाग में बनाए रखना चाहिए कि जिस मकसद के लिए हम निकल पड़े हैं फिर उसका कोई विकल्प नहीं है। संकल्प आपने ले लिया तो कोई विकल्प नहीं है। अब मैं मुख्य परीक्षा में लेखन की बात करूं तो आर्ट ऑफ राइटिंग, लेखन की जो कला है, अगर आपने प्रारंभ से ही समझ लिया है, जान लिया है, तो आपके लिए आसान रास्ता हो जाएगा। लेखन क्या है? मैं जो भी कुछ पढ़ा हूँ आपके साथ एक वार्तालाप कर रहा हूँ, अपने दिल दिमाग में या मेरी समझ में जो भी कुछ है मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ। वही चीज प्रश्न के साथ होता है। परीक्षा का मतलब ये था परिधन इच्छा, अर्थात वह जो आपके इच्छा के अधीन नहीं हो। तो परीक्षा का तो मतलब ही है वह चीज पूछी जाएगी जो आपके अधीन नहीं है। वह सामने वाला टेस्ट लेगा कि वो आप उसके काबिल है कि नहीं। तो जब इस प्रकार की जो चीजें आएंगी अभिव्यक्त करना है, तो उसके लिए जिस प्रकार पुल मजबूत हो तो छोटी बड़ी गाड़ियां क्या हो जाती हैं, सरलता से पास हो जाती हैं। तो अगर आपके पास शब्द भंडार नहीं है, भाषा पर पकड़ नहीं है, अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं है, आपके पास कुशलता नहीं है, टेक्टफुलनेस नहीं है, डैमेज कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, तो वह रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें, जैसे ही आप पहली लाइन जब लिखते हैं ना, यूपीएससी के पैनल में जो बैठे हुए जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपको कॉपी आती है सामने में, वो जैसे ही एक वाक्य पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा आपका स्क्रीन का एक्सरे उनके दिमाग में चला आता है। पहले वाक्य से ही वो समझ जाते हैं कि इस लड़के में क्षमता क्या होगी। वह आपके जो शब्द भंडार है, जो वाक्य विन्यास है, जो शब्द और वाक्य के साथ जो कहते हैं ना मणिकांचन प्रयोग या मणिकांचन संयोग, वह हो पाया कि नहीं है। शब्द के साथ भाषा, भाषा के साथ भाव का तालमेल है कि नहीं। तो इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और यह बात मैं जब करूं तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बचपन में निबंध पढ़ा होगा। जिस दिन निबंध ढंग से पढ़ा है, निबंध के बारे में पढ़ा है, निबंध लिखना जानता है, उसके लिए कोई भी प्रश्न निबंधी है। अब निबंध की बात करूं तो निबंध होता है क्या?
प्राचीन काल में जब कागज का, अखबारी कागज का, पुस्तक में या जो कॉपी में जो कागज है, इस प्रकार का आविष्कार नहीं हुए थे, जो तालपत्र हुआ करते थे, तालपत्र पर हमारे जो पूर्वज थे वो लिखा करते थे। तो एक बार जब हम लिख लेते हैं, जैसे कि पिछली कक्षा में सर ने बताया, जो एक बार आप लिख लेते हैं वो चीज़ आपकी हो जाती है। आप पढ़ लेते हैं, या दावा के साथ नहीं कह सकते वो आपकी है, लेकिन जैसे ही आपने उसे कॉपी में पिन डाउन कर लिया, वो चीज़ आपकी साफ हो गई। तो वो जो तालपत्र में जो हमारे पूर्वज लिखा करते थे, तो वह एक तालपत्र पर लिखा उन्होंने, 1 घंटा 2 घंटा, हो सकता है 1 दिन लगा, फिर उन्होंने लिखा। तो इस तरह करते करते वो 6-6 महीना, साल भर में वो 10 पेज 15 पेज या मात्र 50 पुस्तक की एक पांडुलिपि तैयार हो पाती थी। वो जो सजाने की जो तरीका था, जैसे ये कॉपी है, इसमें 50 पेज हमने लिखा, तो इसको सजा करके तरीके से बांधने का जो कला था, उसी को निबंध कहते हैं। निर्धन बंध, अर्थात वो बंधन में कैसे बांधा जाए। तो वो तालपत्र की जो प्रक्रिया थी, जिसको किस ढंग से सजा दिया गया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में आपने प्रोजेक्ट वर्क किए होंगे, बायोलॉजी की कॉपी बनाए होंगे आप लोग, केमिस्ट्री के कॉपी बनाए होंगे। जिनका प्रेजेंटेशन ज़्यादा रहता होगा उन्हीं को मार्क्स ज़्यादा मिलता है। मुख्य परीक्षा से कोई मैजिक चीज़ नहीं है। अगर मेरी समझ में बताऊँ, मैं 6 साल 8 साल मैं विश्वविद्यालयों को कॉपी भी जांचा हूँ, मैंने भी कुछ क्लासेज दिए हैं। अब तो मैं प्रशासन के साथ हूँ, हम लोग कहा गया कि हम लोग अपने अनुभव को बताएं, तो मैं इधर गुमराह करने वाली बात नहीं करूँगा, जो भी काम करूँगा बात के मुद्दे की बात करूँगा मैं। तो अगर आपने निबंध पढ़ा है, तो वहाँ पर आपको महसूस होगा, आपसे यह उम्मीद की जाएगी कि जो व्याकरण जो है वह व्याकरण पर पकड़ है कि नहीं। क्योंकि जैसे ही आप एक वाक्य लिखते हैं, वह परीक्षक जो है वो पता नहीं दुनिया की कौन कौन सी पढ़ाई करके किस किस मोर्चे से गुजरते हुए आप तक पहुंचा है, और आपकी कॉपी उसके नज़र तक पहुंची है। तो एक वाक्य में इन सब चीज़ों को समझ लेता है। तो वह होता है कि भाषा के जो व्याकरण के जो 3 खंड है, कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार पर ही, वर्ण की ही जानकारी आपको ढंग से है कि नहीं। आपने कभी कभी सुना होगा कि यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में पैनल में पूछ लिया जाता है कि भैया थोड़ा सा हिंदी का वर्णमाला लेकर के दिखाइए, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, और बहुत सारे लड़के वहीं पर। तो वहां पर छोटी छोटी बारीकियां भी आपको समझ में आनी चाहिए। इमारत खड़ा हो गया, लेकिन इमारत खड़ा हुआ होगा तो सीमेंट होगा, एक बालू का कण होगा, वो दोनों को ज्वाइंट करने से ही ईंट जुड़ी होगी। ईंट को जोड़ दीजिए, सीमेंट और बालू ना हो तो नहीं जुड़ पाएगी। तो आप जहां तक पहुंचे हैं, उस पहुंचने में छोटी छोटी चीजें ही मजबूती देंगी। तो आपका वर्ण पर प्रयोग है कि वर्ण पर आपका पकड़ है कि नहीं, उसी से शब्द बनेंगे। शब्द पर पकड़ है कि नहीं, शब्द की 3 शक्तियां होती है, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति। जैसे जैसे इस शब्द की भंडार बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे व्यक्ति धनी होता जाता है, तिजोरी में उसका धन बढ़ता है तो धनी होता है, तो उसी प्रकार शब्द भंडार आपके जब बढ़ते जाएंगे तो आप शब्द के मालिक होते जाएंगे। आप जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, वो सब कुछ क्या कर देंगे, अभिव्यक्त कर देंगे। तुलसी के बारे में यही कहा जाता है, तो उन्होंने दुनिया में जो भी कुछ कहना चाहा वह कह दिया। कबीर के बारे में यही कहा जाता है, जब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर है, तो ये वाणी के डिक्टेटर कहने से मतलब क्या हुआ, अर्थात वह जो भी कुछ कहना चाहते हैं, वह जैसे कहना चाहते हैं, वह वैसे कहलवा लेते हैं अपने शब्द से, अपने भाव को अभिव्यक्त करा लेते हैं। तो आपके अंदर जो भी भाव है, जो भी कुछ आपने पढ़ा है, अगर वो अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं है, तो आपका पढ़ना और भाव कोई मतलब नहीं रह गया। हमने भोजन बहुत अच्छा बनाया और तरीके से सजाने नहीं आया हमें, आपने बढ़िया से चाय बनाया, लेकिन फिर भी कप जो है फूहड़ तरीके से टूटा हुआ है एक कोने पर, पीने वाले का अभिरुचि की समाप्त हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा कॉफी बनाया है और कप जो है थोड़ा सा गंदा है, वो स्मेल कर दिया एक घूंट लेने पर, कोई चाय पिएगा। वही चीजें यहाँ पर अभिव्यक्ति में भी आती है कि जो प्रेजेंटेशन है वह कलात्मक हो, सुरुचिपूर्ण हो, सरलता के साथ हो, और वह जो व्यक्ति जो परोस रहा है उसका शिष्टाचार झलकता है। ये जो 3-4-5 बातें हैं, यही बातें आपके लेखन पर आती है। तो शब्द की 3 शक्तियों को समझिए कौन कौन सी है। साधारण बात कहता हूँ तो मैं खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, ये शब्द की साधारण शक्तियाँ हैं, हर व्यक्ति के पास यही साधारण शक्तियाँ हैं। लक्षणा अर्थात वह शब्द में हम जो है, अब जो साइकिल चलाना जान गए सीधे सीधे रास्ते पर, लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भी साइकिल चला लेंगे, यह लक्षणा है। छोटे छोटे पगडंडियों को भी चला लेते हैं, ये आपकी कार्य कुशलता है। तो वह कुशलता जो है, जब भाषा के माध्यम से आपकी अभिव्यक्ति नहीं होगी, तब तक आपकी महारत हासिल नहीं हो पाएगी।
अपनी यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस या जो भी प्रोविंशियल पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, उसके जब प्रश्न उठाएंगे तो प्रश्न मात्र 2 लाइन का 1 लाइन के होते हैं और उसके लिए आप 5 से 4-6 पेज लिखते हैं। अर्थात वह 1 लाइन में कितना चीज छुपा हुआ है, उसको आप व्याख्या कर रहे हैं। तो उतनी चीज व्याख्या करने के पास आपके पास क्या होना चाहिए? सब शक्तियां होनी चाहिए। अब गंगा पर घर है, कई लोग कहते हैं कि गंगा के किनारे घर है, तो कुछ लोग कहते हैं गंगा पर घर है, तो गंगा के जलधारा पर तो घर हो नहीं पाएगी। लेकिन गंगा की जो पवित्रता है, गंगा की नदी की जो धारा है, उसे जो सामीप्य हम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है गंगा पर घर है, अर्थात गंगा के किनारे घर है। ये लक्षणा शक्ति हो गई। एक व्यंग्य जिसको व्यंजना कहते हैं, व्यंग्य से व्यंजना है, व्यंग्य सब लोग नहीं कर सकते। अर्थात वह व्यक्ति बिल्कुल कार्यकुशल हो सकता है, हो चुका है, अभिधा पर पकड़ हो चुकी है, व्यंजना पर लक्षणों पर पकड़ हो चुकी है, तो वो व्यंजना की तरफ आता है। आपने प्रश्न जैसे भी पूछा हो, वह उसी रूप में वो उत्तर दे देता है। मैं जो भी क्लास लूंगा, मैं पिछले के सीक्वेंस में ही कहूंगा। मैंने पिछले बार, मुझे लगता है कि सर मैं LND कॉलेज के कैंपस में था, अब मैंने 2-3 उदाहरण बताए थे कि तेंदुलकर कौन सी ऐसी बड़ी काम कर लिए, एक कोई बॉल फेंक रहा और एक कोई व्यक्ति जो है डंडा से मार रहा है, इसमें कौन सी महारत हासिल है? लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति कैसा भी बॉल किसी तरीके से फेंक दे, वह व्यक्ति उसी तरीके से उसको रिवर्स मार करके चौका और छक्का पहुंचा देता है। ये उसकी कार्यकुशलता है, ये उसे भारत रत्न बनाया। तो वैसी कार्यकुशलता आपके प्रश्नों के साथ आपके उत्तर में झलकनी चाहिए, उसके बाद ही वाक्य विन्यास बनेंगे। तो भाषा पर पकड़, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, या भारत सरकार ने जो भाषाओं, जिस भाषा में आपको लिखने की छूट दे रखी है, आज़ादी दे रखी है, कम से कम एक भाषा पर आपकी जबरदस्त पकड़ हो कि जो भी कुछ कहना चाहते हैं, जो भी कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वह स्वतः क्या हो जाए, अभिव्यक्त हो जाए। अगर यह चीज़ें में थोड़ा कमी आती है तो वहाँ पर आपको सुधार करने की जरूरत है, अच्छे लोगों के संगत की जरूरत है, सरल पुस्तकों को पढ़ने की जरूरत है, वैसे शिक्षकों के मार्गदर्शन की जरूरत है जो आपके आत्मबल को बढ़ाते हों। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहिए जो आपके सीनियर हों, आपको संचयी बना दें। मैं 10 पुस्तकों के पढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ जो मेरी क्षमता जो बन पाई है या जो मैं आज समझ पैदा करता हूँ। एक कुल्हाड़ी से 10 पेड़ काटिए, न कि 10 कुल्हाड़ी से 1 पेड़ काटिए। तो वह पुस्तक पढ़िए जो सरल हो, जो आपको समझ में आती हो, जिसकी भाषा पर आपकी पकड़ हो जाए, वही चीज़ आपको वहाँ परीक्षा में लिखना है। अगर ये सब काम कर ले जाते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें आप अच्छा भोजन आपने बना लिया, चाय अच्छा बना लिया, तब कब बनाने की जरूरत है, कब सेलेक्ट करने की जरूरत है, तो कब थोड़ा कलात्मक हो, सामने वाले व्यक्ति की अभिरुचि के हिसाब से हो। तो वह अभिरुचि के हिसाब से जब आप कब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो है सोफिस्टिकेशन होना चाहिए। तो सोफिस्टिकेशन में जो है थोड़ा सा और भी आप मिला सकते हैं कि कब में आपने रिबन दे दिया, देखा वो छोटा छोटा फूल पत्तियां हो गई। तो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, जो हमारे हिंदी की जो रत्न है, एक शब्द में, एक छोटे से वाक्य विन्यास में वो पूरा समुद्र समाया हुआ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गागर में सागर। तो थोड़ा सा मुहावरे की तरफ आपकी मजबूती बनाइए, लोकोक्तियों की तरफ, कहावतों की तरफ अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छी पुस्तक पढ़िए, कहानियों की किताब पढ़िए। तो जिस प्रकार कहानियां आपको रोमांचित करती है, आकर्षित करती है, वही चीज आपके कॉपी के साथ होगा। अगर आपने 3 घंटे में सपोज कीजिए कि 25 या 35 पेज आपने लिखा है, इतना ही लिखा जाता है एवरेज, वह एग्जामिनर के पास जो है 1 घंटे में कम से कम 35 या 40 कॉपी जांचेगा। वो आपके लिए तो बैठा हुआ नहीं है। तो वह जैसे ही कॉपी देखता है, उसकी पहला वाक्य और पहला जैसे ही आपका सेंटेंस देखता है, उसको पूरा का पूरा समझ जाता है कि लड़का लिखा क्या होगा। तो ऐसा कुछ बनाइए कि वह कॉपी आपको उसको आकर्षित करे, उसको इरिटेट मत कीजिए। कॉपियों को 4 भाग में बांटिए, 3 भाग में लिखिए, 1 भाग बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आप उसको मार्क्स देना हो या रिमार्क्स देना हो, कुछ भी वहां पर करें, ऊपर नीचे जगह छोड़ दीजिए। उसको इरिटेट मत कीजिए, उसको आंख दबा के पढ़ना पड़े। थोड़ा फैला करके लिखिए, थोड़ा समझा करके लिखिए, सरल तरीके से लिखिए। सरलता सबसे बड़ी ताकत है। वो कहते हैं ना कि वो सरलता में जो ताकत है वो कहीं नहीं है। प्रेमचंद की सफलता यही है कि वो सरल है। उन्होंने कहीं फंसाने का काम नहीं किया, इसीलिए आलोचकों के लिए बहुत मुश्किल व्यक्ति हो जाते हैं। आलोचना के लोग आते हैं वहां पर, उनको लगता है कि आपको कुछ छिपा ही हुआ नहीं है। जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो पाठक समझ जाता है। जो कुछ हम कहना चाहते हैं वो थर्ड पार्टी समझाने लगे, इसका मतलब है कि आपकी अभिव्यक्ति में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इस पर काम करने की जरूरत है। मैंने पहले कहा था कि हर प्रश्न को एक निबंध समझिए। निबंध क्या है? एक बांधना,
तो जब भी कुछ प्रश्न बनता होगा तो कुछ कारण होता होगा। हम लोग यहाँ बैठे हैं तो इसका भी कुछ कारण है। यह जिला है, मोतिहारी जिला है, यहाँ पर एक जिलाधिकारी महोदय आते हैं, वह बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं, उनके दिल दिमाग में कुछ बातें आती हैं, फिर वो सोचते हैं कि इनके लिए मैं क्या कर लूँ। तो यह जो आज पुनरावृत्ति हो रही है, ये महात्मा बुद्ध में भी तो ऐसा ही हुआ था। वो राजा के लड़के हैं, निकलते हैं, बाहर देखते हैं, किसी वो गरीब को देखते हैं, किसी वो बूढ़े को देखते हैं, किसी मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, किसी साधु को देखते हैं, और उनके अंदर करुणा का संचार होता है। तो उनको लगता है कि मैं क्या कर लूँ। तो क्या कर लूँ का नतीजा जो है करुणा से जो पैदा हुई, तो वह कुछ न कुछ मैं कहूँ कि जिलाधिकारी महोदय में भी आए। उन्होंने सोचा कि इन बच्चों के रास्ते को थोड़ा सा सरल बना दिया जाए। जो ये भटक रहे हैं कई कई दिशाओं में, उनको एक सरल रास्ता बता दिया जाए कि बेटा सफलता का सूत्र तो यही है कि सफल तुम्हें होना है तो मेहनत तुम्हें करना होगा, स्वर्ग तुम्हें देखना है तो मरना तुम्हें होगा। तो सिलेबस पर रहिए, सिलेबस से ही प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पर चलिए। अगर मुझे कलकत्ता जाना है तो मैं कलकत्ता के ट्रैक पर ही चलूंगा, मुझे मुंबई जाना है तो मुंबई के ट्रैक पर ही रहूंगा। मैं कितना भी कुछ समझाने की कोशिश करें कि नहीं भैया आप हवाई जहाज से जाओगे, मुंबई होकर के, बंगलोर होकर के, कलकत्ता से होते हुए मुंबई पहुंच जाओगे, तो मैं उस रास्ते को नहीं चुनूंगा। जिस रास्ते को मैंने समझ लिया, जिस रास्ते को मुझे समझा दिया गया, मैं उसी रास्ते पर चुनूंगा। तो आप अपने प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों को समझिए और फिर प्रश्नों पर बात कीजिए। मैं अगली बार आऊंगा तो प्रश्न पर बात करूंगा। देखिए, जब भी प्रश्न लिखते हैं तो दो चीजें होती हैं। सर थोड़ा पानी मिल पाएगा क्या? दो बातें होती हैं, एक होता है फैक्ट और दूसरी होती है अवधारणा, कंसेप्ट। फैक्ट वर्सेस कंसेप्ट, तथ्य वर्सेस अवधारणा। तो किसी भी प्रश्न का जब हम उत्तर लिखते हैं तो तथ्यात्मक प्रश्न का उत्तर लिखते हैं कि अवधारणात्मक प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, यह भी अपने आप में एक डिबेट का विषय होता है। तो यहाँ पर प्रश्न को जो समझाने वाले लोग हैं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वो जो समझा रहे हैं वो उनकी समझ पहले ही से समझ बन पाई है कि नहीं बन पाई है। वो ऐसा तो नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अवधारणा महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं जिस जमीन पर खड़ा हूँ तो निश्चित रूप से यह मजबूत जमीन है, तभी मुझे टिकाई हुई है। तो आप जिस जगह खड़े हो ये महसूस कीजिए कि वो लोग मजबूत लोग हैं, वो लोग सफल लोग हैं, तो आपको वह सही दिशा देने के लिए है। तो अवधारणा क्लियर कीजिए। अवधारणा के आधार पर तथ्य होता है, तथ्य के आधार पर आप अवधारणा को भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अवधारणा क्लियर है तो तथ्य उस पर डालिए चाहे ना डालिए, बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं। और मैंने कहा कि किसी प्रश्न बनाने का प्रयोजन ही क्या होता है, अर्थात प्रश्न बनाए ही क्यों जाते हैं। तो आपने तो पहले ही देख लिया कि आपने जिस परीक्षा के माध्यम से आपको अखिल भारतीय सेवा करने का मौका मिलेगा या जिस स्टेट में सेवा करने का मौका मिलेगा, उस स्टेट के सर्वोच्च सेवा में आप जा रहे हैं, तो वो सर्वोच्च सेवा करने की क्षमता आप में है कि नहीं, इसी की परख की जा रही है। इसी परख करने के लिए 2-3 तरह का परीक्षा बनाए गए, प्रीलिम्स है, मेंस और इंटरव्यू है। ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं है। सागवान का या शीशम की लकड़ी जब बड़ी होती है, बड़ा तो धूप हो, छाव हो, जाड़ा हो, धूप हो, वो एक साथ वो आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के लिए अलग तैयारी होगा, मेंस के लिए अलग होगा, प्रीलिम्स के लिए अलग होगा। वो जो पेड़ की तना होता है ना, वो सभी वो झंझावातों से, गर्मी से, ठंडा से गुजरते हुए, आंधी तूफान से गुजरते हुए जब अपने को प्रूफ कर लेता है कि नहीं मैं तमाम परिस्थितियों में हर तरह के वातावरण में टिक पाऊंगा, तभी जाकर वो इमारती लकड़ी बनती है। तो आपको तीनों परीक्षाओं से यह टेस्टिमोनियल ले लिया जाता है कि आप तमाम तरह के परेशानियों से, उलझनों से, दबावों में रह करके भी क्या हो सकते हैं, टिके रह सकते हैं। तब आपको ही सेलेक्ट किया जाता है। तो ये बात आपको अपने अंदर भी लानी है। समस्या से डरना नहीं है, समस्या को फेस करना है। मैं मैं कार्यालय चलाता हूँ, हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, जहां पर ये ना करते हैं वहीं से मेरी शुरुआत होती है। जहां पर ये हारते हैं मैं वहां पर जाके खड़ा होता हूँ। सच तो यही बात है। तो किसी भी परिस्थिति में जब सरकार के अंग हो जाते हैं तो प्लान करने की आवश्यकता, प्लान करने का कोई वहां पर वो नहीं है, विकल्प नहीं है। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि दुनिया के हर गलियारे, हर चौक चौराहे बंद हो गए थे। सरकारी अफसर और सरकारी कार्यालय काम कर रहे थे। तो वैसे लोग जो अपनी क्षमता से, अपने जीवन की सुरक्षा से आगे समाज की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे, मानवता के लिए काम कर रहे थे, वैसा जुनून तो आप में भी होना चाहिए। इस बात को समझना होगा। तो प्रश्न का प्रयोजन यही होता है कि वहां तक पहुंचाने में आपको जो लेखन करने की क्षमता है, विश्लेषण करने की क्षमता है, उसकी गहराई में जाकर के एनालिसिस करने की क्षमता है, जो उसका कंक्लूजन निकाल ले जाने की क्षमता है, वह आप में है कि नहीं है। अब थोड़ा सा सरलता के लिए मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं कि बौद्ध और जैन धर्म के
उद्भव के कारण क्या थे? ये प्रश्न पूछा भी जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता हो या बिहार पीसीएस से पूछा जाता हो या एकेडमिक परीक्षा में भी पूछा जाता है। आप 10th का परीक्षा दे रहे हो, 11th का परीक्षा दे रहे हो, तो वहां पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या कारण है? तो इस प्रश्न को बनाया ही क्यों गया? तो पहले समझना पड़ेगा कि समय परिवर्तनशील है। समय जब परिवर्तित हो रहा था, तो उस परिवर्तित होते हुए समय में जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इस तरह के 62 संप्रदाय उसमें पैदा हुए। तो क्या कारण था? तो जिस प्रकार आज के तारीख में हम लोग जिस जगह पर बैठे हुए हैं या जिस समय में आप लोग जन्म लिए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आज से 15 साल या 20-20 साल पीछे चले जाइए तो शहरीकरण और नगरीकरण से आप सीधे सीधे गांव में चले जाते हैं। जहाँ गांव में देखते हैं एक सरल परिभाषा है, पिताजी अपने बच्चों को डांटते हैं, बच्चे पिताजी बनते हुए अपने बच्चों को डांटते हैं, वो उनके बच्चे होते हैं, उनकी शादी विवाह होती है, वो धर्म कर्म संसार के साथ जुड़ करके अपना जीवन यापन करते जाते हैं। लेकिन आज के तारीख में देखा जाए तो वह गांव का व्यक्ति जो शहर में चलाता है, वह तमाम परिभाषाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब तो जीवन की परिभाषाएं बदल चुकी हैं, परिवार की परिभाषा बदल चुकी है, समाज की परिभाषा बदल चुकी है। तो बदलते हुए समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, वह तमाम प्रश्न उस समय के क्रोध थे या यूं कहिए कि उस समय की चिंताएं थी। छोटे छोटे जो है जनपद बन रहे थे, जनपद जो है महाजनपद बन रहे थे। महाजनपद जब बन रहे थे तो हर व्यक्ति से टैक्स लिया जा रहा था, हर व्यक्ति टैक्स तो दे रहा था। जैसे आज हम लोग टैक्स देते हैं और उसके हिसाब से सहूलियतें नहीं मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं? मन में गुस्सा आता है, क्षोभ पैदा होता है। तो उस समय को लोगों को भी लग रहा था कि महाजनपद तो बने, हम टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन मेरे लिए क्या हो रहा है? धर्म के माध्यम से बड़े बड़े यज्ञ होने लगे थे, अश्वमेध यज्ञ हो रहे थे, वाजपेयी यज्ञ हो रहे थे और तरह तरह के यज्ञ हो रहे थे। छोटे छोटे लोगों के लिए कर्मकांड के लिए भी जगह नहीं बची थी। शहरीकरण में जब शहर की तरफ जाते थे, न तो वो गांव के रह गए थे, न शहर के रह गए थे, वो बीच में बिल्कुल संत्रास की स्थिति में पैदा हो पहुंच चुके थे। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में पैदा हुआ व्यक्ति, वह जब जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा लग रहा है जैसे दलदल में वो फंसा हुआ। वो एक पैर आगे बढ़ाता है और पिछला पैर लगता है कि बहुत मेहनत करने के बाद निकालना पड़ रहा है, फिर अगला पैर देख रहा है दलदल में फंस गया। तो इस प्रकार की चिंताओं से निकालने के लिए एक ईश्वर की जो संकल्पना थी, ईश्वर को नकार करके निरीश्वर शब्द रख दिया गया कि हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। जो संसार की समस्याएं हैं, यही हमारी ईश्वर की समस्या है, यही हमारी सांसारिक समस्या है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म है, महावीर के द्वारा जो जैन धर्म है, यही इस प्रकार जो बहुत सारे धर्म उस समय आए, 62 संप्रदाय की जो बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर को छोड़िए, अभी संसार की समस्याएं इतनी ज्यादा है कि हम संसार की समस्याओं पर प्रश्न करें, संसार की समस्याओं पर काम करें। तो वहां पर देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म उस समय के तत्कालिक जितने प्रश्न थे, जितनी दुविधाएं थी, जितने मन में उलझने थे, वो सभी का समाधान था। वहां बड़े बड़े धर्म गुरु वहां पर डिबेट करने नहीं आते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध क्या करते हैं? घर घर में जाके क्या करते हैं? डिबेट करते हैं, वो अपने घर को ही त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार के चीजों को देखेंगे तो बहुत सारे अवधारणा निकलते जाएंगे। अब महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, महात्मा बुद्ध के माता पिता कौन थे, कितने गुरु थे, कौन कौन उन्होंने आर्य सत्य बताए, कौन कौन से उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, ये तो सब फैक्ट है। लेकिन अवधारणा जो है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और इस प्रकार मैं थोड़ा सा और संक्षेप कर लूं कि जब तक भाषा पर पकड़ नहीं होगी, आप शब्द के भंडार के मालिक नहीं हो सकते, शब्द के मालिक नहीं हो सकते, शब्द के आप अमीर धनी नहीं हो सकते हैं, तब तक आपकी अभिव्यक्ति ढंग से नहीं हो पाएगी। उसके लिए अच्छे लोगों के संगत में रहिए, बातचीत कीजिए, अच्छे किताबों को पढ़िए, सरल किताबों को पढ़िए, सरल किताबों को पढ़ने के बाद लिखने की कोशिश कीजिए। उससे जो है आपकी जो है समझ पैदा होगी, क्रमबद्धता आएगी, संक्षिप्तता आएगी, स्पष्टता आएगी, भाषा में एक धारा प्रवाहमयता आएगी, और जो कुछ आप कहना चाहते हैं वह आप अपने तरीके से कह ले जाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं विश्वविद्यालयों में, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में कॉपी जांचे हैं, चाहे अवध विश्वविद्यालय हो, चाहे पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय हो, चाहे आगरा विश्वविद्यालय हो, चाहे पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, लगभग उर्दू के तलब बहुत सारे विश्वविद्यालय हो। लास्ट में मैंने यही देखा है कि जिस बच्चे की कॉपी में अपनी मौलिकता होती है, उसको अपने ढंग से बात को समझाने की क्षमता होती है, तार्किक ढंग से उसको वह समझा ले जाने में सफल हो जाता है, उसका लेखन सफल हो जाता है, वह व्यक्ति 1 या 2 नंबर लीड कर ले जाता है, और अंतिम सफलता तो 1 नंबर और 2 नंबर का लीड ही ले जाना है। आज के सेशन के लिए इतना ही। अगली सेशन में मैं प्रश्नों के साथ आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज सत्र यहीं पर